हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, जिसे आप प्यार से खली सर भी कहते हैं। तो कैसे हैं आप सब? और मैं आप सभी का स्वागत किस पर कर रहा हूं भैया? पहचान गए ना? इजीली लर्न विद स्माइल। तो ये साथ इस तरह से बना रहे। तो करना क्या है आप लोग को? कुछ नहीं, बस इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इजीली ऐप को डाउनलोड करना बड़ा ही आसान है। प्ले स्टोर पर जाके कुछ मिनिमम डिटेल्स आपको फाइल कर देनी है और जाके अपने बैच को सेलेक्ट कर देना है। जैसे सेलेक्ट करोगे वैसे ही आप हमारे इजीली के एक बढ़िया सी इंटरफेस के साथ जुड़ जाओगे। कौन सा बैच सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट कर देना है और फ्री इजीली कूपन को आपको क्या कर देना है, कोड को टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे ये सारा कोर्स जो आपके लिए फ्री हो जाएगा बेटा, 1 भी रुपये चार्जेस नहीं। क्लियर? चलिए तो जैसे बोल रहे हैं डाउनलोड दी ऐप लर्न विद स्माइल। तो पहले चलो शुरुआत करने से पहले आपके हालचाल के बारे में पूछ लेते हैं, कैसे हैं? बढ़िया। तो समर वेकेशन हो गई ऑफ, अब जाना पड़ रहा है स्कूल। सुबह उठ के अब तैयारी करनी पड़ रही है और एग्ज़ाम की तैयारी भी आने वाली है भैया। टर्म 1 किसी के एग्ज़ाम आने वाले, स्कूल्स के अंदर जितनी पढ़ाई पहले हो चुकी है, अब उनके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, वीकली टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, किसी को प्रोजेक्ट कुछ बनाने के लिए बोला होगा तो थोड़ा सा होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि भैया अब आएगा टेस्ट। बेसिकली अभी इतने चैप्टर्स नहीं होंगे आपके स्कूल्स के अंदर, जितनी भी होगी उसकी तैयारी यहाँ आपके साथ है ना। हम मैसेज कर दिए कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो बता देंगे, समझा देंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, आप जहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर आओगे तो यहाँ तो जितना तार देखना चाहो, डीपीपी सॉल्व करना चाहो, यहाँ ज़्यादा फ़ायदा है। वहाँ आइए ना, कॉस्ट तो कुछ लगी नहीं रही है। वो यूट्यूब पे नेट चलेगा, यहाँ पे ऐप पे भी नेट चलेगा, और कोई फ़ायदा? कितना फ़ायदा है देखो। यहाँ पे बातचीत भी हो जाएगी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी हो जाएंगे। क्यों टेंशन लेते हो? आओ, इंजॉय करो, डाउनलोड तो करो हमारे ऐप को। चलिए जी, तो ऑर्गेनाइजिंग की बात कर लेते हैं भैया। हम ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट किया था, हमने अपना आरंभ किया चैप्टर को। जैसे आरंभ है प्रचंड है, तो बोलते हैं ना, बड़ा ही शानदार गाना गाया, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। तो हमने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट किया, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ा, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपने घर पे भी देखा होगा हर चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज होती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ किस बेसिस पे होती है। अगर वही आप अपने शादी ब्याह वाले से जोड़ लो तो भी बड़ा ही क्लियर हो जाता है। रिसोर्सेज सारे यूज़ होंगे, काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या आएंगे, डिवीज़न ऑफ वर्क होगा, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ होगी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा। सोच लिया, एनालाइज किया था ना, करा था ना? बताओ सच नहीं किया? चल झूठे, करा होगा। तो चलिए, यहाँ पे हमने जब ऑर्गेनाइजिंग की बात कर ली है, यहाँ पे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करी, कुछ डेफिनेशंस हमने देखे। ठीक है, जैसे हमने फेयोल की डेफिनेशंस पढ़े, जी.आर. टेरी की हमने पढ़े, विलियम्स की डेफिनेशन पढ़े। ठीक है, साथ ही साथ हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को भी देखा। आज बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को लेकर। किसकी बात करेंगे बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। भैया ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है, इसका फायदा क्या है, इससे बिजनेस में क्या फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, किस तरह से फायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने उसके डेफिनेशन से पढ़ा था भैया, कुछ हमने उसके पॉइंट्स पढ़े थे। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, एक जने पे बर्डन नहीं आएगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर होगी, सबऑर्डिनेट सुपीरियर का पता लगेगा। कुछ तो वहीं से निकल गया, इंपॉर्टेंस नहीं निकले तो कुछ और जोड़ देंगे, पर सब एक ही जगह से निकल कर आएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं आपको कि अगर आपको उसका डेफिनेशन क्लियर है, अगर आपको डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, चैप्टर का मतलब देखिए, चैप्टर का मतलब अगर समझ में आता है तो कई हद तक आप मान के चलिए कि 50% चैप्टर आपके दिमाग में क्लियरिटी बना चुका है। अब जब आप कोई टॉपिक पढ़ोगे उससे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो आप डेफिनेशन या प्रीवियस क्लास अगर आपने मिस कर दी तो कुछ नहीं करना। कौन सी क्लास है ये 27 है, 26 जो आपकी, सॉरी 28 है, ये 27 वाले में। ठीक है, लेक्चर नंबर 27 में जाना है, वहाँ आपको चेक कर लेना है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जब वो क्लास कंप्लीट होगी तो इस क्लास को जब आप रीड करोगे तो बड़ा ही आसान तरीके से, बड़े ही मजेदार तरीके से आपको इंपॉर्टेंस याद हो जाएंगे। चलिए जी, क्या कहना चाहता है देखिए, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। पहला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं हम।
बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा बताइए जरा, सोचिए भैया। क्योंकि करते क्या थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क करते थे प्रोसेस के अंदर, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क में करते क्या थे, काम को देख लेते क्या क्या काम करना है, उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते थे, और उसको वो काम एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है उसके स्किल्स और उसकी एबिलिटी के बेसिस पे। तो जब वो एक ही तरह का काम रोज करता रहेगा तो क्या लेकर आएगा, स्पेशलाइजेशन। जो हमने पढ़ा कहाँ था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जिसका प्रिंसिपल सबसे पहला क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। और डिवीजन ऑफ वर्क क्या लेकर आता है, स्पेशलाइजेशन लेकर आता है। देखिए कनेक्टिविटी बैठी नहीं बैठी, इधर जाके इधर जाके इधर जाके बैठी नहीं बैठी, बैठ गई। चलिए जी, रोल क्लियरिटी, एक पॉइंट पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में, जहां पे पढ़ा था जॉब डिस्क्रिप्शन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा था सर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बोलेगा, भाई आपको पता है कि आपको क्या काम करना है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा क्या, नहीं। किसी एक बर्डन पर ज्यादा, एक आदमी पर ज्यादा बर्डन होगा, नहीं। नेक्स्ट, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। चलिए जी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करने की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट कर दोगे, एक डिपार्टमेंट बना दोगे, मान लीजिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फिर आपने बना दिया यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर आपने बना दिया सेल्स डिपार्टमेंट। अब इसमें जो काम करने वाले लोग होंगे वो एक ही तरह के सिमिलर नेचर के काम करने वाले होंगे नहीं होंगे, होंगे सर। जब वो सिमिलर नेचर के काम करने वाले होंगे तो उनमें कोऑर्डिनेशन होगा नहीं होगा, होगा सर। कोऑर्डिनेशन होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी नहीं होगी, होगी सर। क्लियर। अडॉप्शन टू चेंजेस पढ़ेंगे, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये जब पढ़ेंगे तो एक टॉपिक निकल के आएगा जिसको बोलते हैं डेलीगेशन, और इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है आपके बुक में, इस चैप्टर में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसमें वहां और डिटेल के अंदर डीप में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक को पढ़ना। चलिए जी स्टार्ट कर देते हैं। पहला बोल रहा है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, दैट इज इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। बताया था ना मैंने आपको, हर एक आदमी को एक पार्ट ऑफ वर्क असाइन किया जाता है। अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें होती है, क्या पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट थोड़ी संभाल लेके देंगे बंदे को, है ना। उसमें भी भैया आप सिर्फ जनरल एंट्री, जो एंट्रीज होती वो करोगे, लेजर तक आप काम कर दोगे। फाइलिंग, रीचेकिंग किसी और का काम दे देंगे, ठीक है। फिर उसकी बैलेंस शीट प्रिपरेशन का, पीएल प्रिपेयर करने का अलग काम हो जाएगा, उसको कैसे मेंटेन करना है कैसे नहीं मेंटेन करना अलग काम हो जाएगा, ठीक है। आप स्लिप बनाओगे, आप स्लिप इशू करोगे, वो अलग काम है। पेटी कैश बुक का अलग कैशियर होगा या अलग आदमी होगा जो पेटी कैश बुक संभालता होगा, तो अलग अलग काम। सेल्स में, तो सेल्स में भी अलग अलग होता है ना भैया। आप बाकी जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज उनसे आप बात करोगे, ठीक है। आप जो डोर टू डोर सेल करोगे उसमें आपका हेड है, उसके अंदर भी बहुत सारे बंदे होंगे। चलिए आप जो है, आप जो न्यूज़पेपर रिलेटेड जितने भी काम है उनको आप संभालोगे, ठीक है। आप जो है टेलीविजन रिलेटेड जितने भी काम है उनको आप संभालोगे, होर्डिंग्स वाला काम आप संभालोगे, डिजिटल मार्केटिंग आप संभालोगे। तो ये अलग अलग काम हुए नहीं, तो ये तो काम है, पर उसके अंदर भी सब डिवीजन काम है या नहीं है। तो दैट्स वाई एक बंदे को पूरे वर्क का एक पार्ट पकड़ाया जाता, पूरा पार्ट नहीं पकड़ाया जाता। समझ में आ गई बात। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो वो क्या लेकर आएगा, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर काम पे ही, पूरा काम नहीं, उसका पर्टिकुलर एक भाग ही कंप्लीट कर रहा है। जैसे आप देखते हो ना, जो आप हलवाई होता है, जब शादी का पीछे आप जाते हो, हलवाई जहाँ बैठे हुए होते हैं, तो क्या एक ही आदमी सारी सब्जियां काट रहा है, उसको फिर वो पानी में भिगो रहा है, फिर उसको कढ़ाई चढ़ा रहा है, गैस चालू कर रहा है, उसको मसाले डाल, एक कर रहा है क्या, एक ही आदमी करता है क्या, नहीं, अलग अलग, ठीक है। मसालची अलग होता है, ठीक है, हलवाई अलग होता है, सब्जी काटने वाला अलग होता है, ठीक है। और उसमें भी हलवाई में भी 3 हलवाई होते हैं, 3 या 4 हलवाई होते हैं। भैया मैं सब्जी का काम देखूंगा, अच्छा आप ये जो है ये जो स्टॉल का है वो आप देखोगे, इधर का जो बोलते हैं स्टार्टर का खाना वो आप देखोगे। तो उनमें भी काम डिवाइडेड होता है, होता नहीं होता, होता है। सो दैट्स वाई पूरे काम का एक पार्ट ही असाइन किया जाता है, जिसपे एक बटन पे सारा जोर नहीं है। Due to this division of work into smaller units and assignment of units according to the qualification leads to specialization. तो इसी कारण जब छोटे छोटे काम बांट दिए जाते हैं, पूरा काम नहीं, जैसे मैंने बताया ना ये पूरा काम है, अब ये पूरा काम एक जने को थोड़ी देंगे, इतना काम
इतना काम एक जने को देंगे, इतना काम एक जने को देंगे, इतना काम एक जने को, इतना काम एक जने को, इतना। तो ये 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 6 आदमी मिलकर जब काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और वहीं पर अगर एक आदमी को आपने सारा काम दे दिया तो गुड़ गोबर हो जाना है सर, रायता फैल जाएगा पूरा। क्योंकि वो एक काम जब करेगा तो दूसरे काम में गड़बड़ी होगी, तीसरा करेगा तो उसमें कुछ कमी रह जाएगी, चौथा करेगा तो वो बोलता है यार मैं एक ही सारा काम करूँगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, सारा काम एक ही कैसे एक आदमी कर लेगा, कैसे पॉसिबल है? ये भी करो, वो भी करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, होता है ना। शादी के टाइम पे तो अरे मैं रात को खाना तक नहीं खा पाया यार, क्यों? अरे कभी यहाँ ने चाचा जी ने बोल दिया, फिर मामा जी का फोन आ गया, मामा जी ने बोला वहाँ से उसको लेकर आ, फिर पापा ने बोल दिया, फिर वो जिनके ससुर जी वो बोल दिए, फिर मेरे को वो सामान लेके आना पड़ गया, वो लेके आना पड़ गया। तो आप भी बाहर सारा काम, तो ना तो शादी इंजॉय कर पाए, ना खा पाए, भाई की शादी वो भी नहीं कर पाए, बहन की शादी में काम करते करते रह गए, क्या खाना बनाता वो भी चखा नहीं। मैं तो लास्ट में 2 बजे यार वो हलवाई को बोला भाई जो बचा दे दे यार, थोड़ा बहुत खा लूँगा। होता नहीं होता। हर घर में एक जब शादी का फंक्शन होता है एक आदमी ये जरूर बोलता है, क्योंकि वो पिसता है, क्योंकि वो बाहर सारा काम इतना का काम संभालने लग जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी डालते हैं लोग बाग कि तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेना यार, तू बाहर ही है, तू वो कर लेना। कहता ना फोन अच्छा कहाँ है, वहाँ सर अच्छा चले काम कर, वो करते हुआ आप ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, फिर आप गाड़ी घुमा के जानी पड़ रही है। समझ में आई बात? तो बर्डन बहुत ज्यादा हो गया, तो एंजॉय कर पाए नहीं कर पाए, मजा आया नहीं आया, काम अच्छी तरह हुआ नहीं हुआ, रुकावटें आई। सो दैट्स वाई पूरे काम में से एक छोटा सा काम बांट दो, काम हो जाएगा। The specialization automatically comes when an individual is performing one job repeatedly। तो जैसे मैंने बताया था, एक आदमी लगातार जब एक ही तरह काम करता रहेगा तो उसमें स्पेशलाइजेशन आएगी नहीं आएगी? आएगी। मजा आएगा नहीं आएगा? आएगा। गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे? 0 नहीं होंगे, मिनिमम हो जाएंगे, एक्सेप्शनल कंडीशंस में पहुंच जाएगा। गलती हो सकती है पर फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं, ये चीज नहीं होगी। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे? अगला पॉइंट बोल रहा है भैया रोल क्लियरिटी। That is in the organization function, the employees are assigned different jobs and the managers clearly define the roles या रोल उनके। तो भैया हर एक बंदा अलग अलग जॉब परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है। तो मैनेजर को पहले था भैया तुम्हारा काम ये है, तुम्हें इस तरह से कंप्लीट करना है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हें इस तरह से करना है, तुम्हारा काम ये तुम्हें ये करना है, तुम्हारा काम ये तुम्हें ये करना है, क्लियरली डिफाइंड है। अब जैसे हमारे दो, जैसे आप देख लीजिए, अगर इसको आप लाइव देख रहे हैं, ये चीज़ आप खुद महसूस कर रहे हैं कि 11th के मेंटर वो लगे, 12th के मेंटर मैं हूँ। तो यहाँ पर डिवाइड किया हुआ काम कि आपको 12th क्लास कंप्लीट करनी है, आपको 12th वाले बच्चों को पढ़ाना है। हमारे जो दिशांत सर हैं मेंटर आपके, आप 11th वाले बच्चों को पढ़ाओगे, समझे? क्लियर डिफाइंड है रोल। तो अब यहाँ पे क्या नहीं, ये नहीं कि मेरे को 11th के भी नोट्स बनाने हैं, मुझे 12th के भी नोट्स बनाने हैं, मेरे को 11th वाली क्लास भी रिकॉर्ड करनी है, मुझे 12th वाली क्लास बच्चों को पढ़ाना है, फिर उनको अलग से क्लास लेनी है, उनकी अलग से क्लास। अगर मैं सब ऐसे करता रहूँगा तो मैं क्या प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाऊँगा या मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा? नहीं दे पाऊँगा। कहीं ना कहीं मेरे से गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। समझने के बाद चलिए, द जॉब्स आर डिफाइंड ऑन द रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं आपको बताया था, विच क्लियरली स्पेल्स आउट व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन इन एवरी जॉब। तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें क्लियर डिफाइंड होता है कि भैया हम आपको क्यों हायर कर रहे हैं, हम आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं, इस जॉब में आपको यही करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कंप्लीट करना है। जैसे आपको डीपीपी बनानी है, आपको क्लास रिकॉर्ड करना है, आपको स्क्रिप्ट बनानी है, ठीक है, फिर आपको ये लाइव क्लासेस लेने हैं, आपको मेंटी क्यूज करने हैं, आपको ये क्लासेस वो क्लासेस, सारी चीज़ें डिफाइंड है। तो आप फिर उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते हो। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब ब्रिंग्स क्लियरिटी इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कब अपना काम कंप्लीट करके देना है, तो वो अपने हिसाब से फिर काम करता है। उसको पता है कि मुझे दूसरा काम तो करना नहीं है, मुझे यही करना है, तो उसमें वो बेस्ट देने की कोशिश करेगा। फिर इज इट क्लियर? आगे बस समझ में? चलिए जी, नेक्स्ट, clarity in working relationship. In organizing function, it is clearly defined that the what all and how much power authority is enjoyed by different individuals or manager. Obviously बताया था मैंने आपको, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, who has to report to whom, जिसके पास जितनी पावर वो उतना सुपीरियर, जिसके पास कम पावर वो सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करना है, किसको जाकर बताना भैया ये काम हो चुका है, ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो गई है। सो दैट्स व्हाई इट सेज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियरली डिफाइन करता है व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर अथॉरिटी इज एंजॉयड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। Each manager know very clearly to whom he can give the orders and from whom he has to receive the orders। तो ये मैनेजर है, मैनेजर को पता है कि मैं किस किस को ऑर्डर दे सकता हूँ जो उसके नीचे है, और मुझको किससे ऑर्डर लेने पड़ेंगे, मतलब मैं इनको रिपोर्ट करूंगा,
और ये सब मेरे को रिपोर्ट करेंगे। तो मैनेजर को पता है, तो ऑब्वियसली उसके पावर के हिसाब से उसको पता है कि भैया मैं किसको ऑर्डर दे सकता हूँ और मुझे किससे ऑर्डर लेना है। The superior subordinate relationship is clearly defined in the organizing। तो ऑब्वियसली चेन ऑफ कमांड जो अपन स्केलर चेन पढ़ते हैं वो भी इसी से डिस्क्राइब होता है, क्योंकि आपको अपनी वर्किंग रिलेशनशिप क्या है, क्लियर है कि मुझे अच्छा ये मेरे नीचे इनको मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, भैया तुम्हें ये काम करना है। इनसे ऊपर जो मेरे से ऊपर है, भैया हाँ सर मेरे को, अच्छा सर मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया, आपने बताया था, वो बोलेंगे अच्छा आपको ये काम करना है, ठीक है सर मैं भी ये काम कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या है, रोल क्लियरिटी है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या कहना चाहता है, बहुत सिंपल सा है कि बेसिकली आपको अपने जब रोल्स पता है, काम को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन लीड लिखा हुआ है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होना नहीं है क्योंकि काम डिवाइड किया हुआ है, एक ही काम दो जनों को नहीं दिया हुआ या दो जनों को एक काम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए क्या नहीं होगा, बर्डन ऑफ वर्क क्रिएट नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्रिएट नहीं होगा, स्पेशलाइजेशन लेकर आएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लेकर आएगा। In organizing function, there may very few chances are there for duplication of work or overlapping of work because the jobs are assigned different individual by clearly defined the job and job description document। तो सबको अलग अलग जॉब असाइन कर रखी है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में देगा भाई आपको ये काम करना है, क्योंकि आपने पहले ही क्या कर रखा है, आइडेंटिफाई ऑफ जॉब कर रखा है, आइडेंटिफाई जॉब को डिवाइड कर रखा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रखा है, उस बेसिस पे आपने क्या कर रखा है, पर्सन्स को हायर कर रखा है। तो ऑब्वियसली क्या नहीं होगा, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। So there are no chances that same work is performed by two or more individuals, that's why there will be optimum utilization of resources। आगे बात समझ में क्लियर है? बैठ गई? मजा आया नहीं आया? आया? चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। अगला कह रहा है कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट हो गया, अब उसमें जितने भी नेचर ऑफ वर्क है वो सिमिलर नेचर है, तो एक जन को दूसरे जन से कोऑर्डिनेट करने में परेशानी नहीं होती। In organizing function, the similar and related jobs are grouped under the one department, which leads to unification of efforts and harmony in work। अब जैसे हलवाई वाली बात बताई थी मैंने आपको, तो हलवाई जो काम कर रहे थे उनको पता है क्या काम करना है, अब उनका काम जो है वो क्या है, फूड वाला काम हो गया, ठीक है, फूड बनाने का वो डिपार्टमेंट हो गया, जो सर्व करेंगे वो केटरिंग डिपार्टमेंट अलग, सर्विंग डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो उनको अपना भाई, जब उसमें जो बंदे काम कर रहे हैं उनको पता है मुझे किस क्या काम करना है, मेरे साथ कौन कौन काम करेगा, हमारा गोल क्या उनको क्लियर है, तो वो उनमें कभी प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, उनका जो एफर्ट होगा वो यूनिफाइड होगा नहीं होगा, होगा, उनकी जो कोऑर्डिनेशन वो अच्छी होगी नहीं होगी, होगी, उनका जो वर्क आउटपुट होगा वो एफिशिएंट होगा नहीं होगा, होगा। सो दैट्स व्हाई वो ये बात कह रहा है। The organizing function establishes relation between the different department, keeping in mind the coordination among the different department। साथ ही साथ खुद के डिपार्टमेंट में तो कोऑर्डिनेशन है ही, साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करेगा। अब जो समझने बड़ी सिंपल सा है, सर्विंग डिपार्टमेंट कब सर्व कर पाएगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब फूड डिपार्टमेंट खाना बना देगा तभी जो सर्विंग डिपार्टमेंट सर्व कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट है और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सर्विंग डिपार्टमेंट देखो भैया अब आधे घंटे बाद ना खाना चालू हो जाएगा, खाना तैयार है, बोला हाँ तैयार है, बस आप प्लेटें लगवाइए फटाफट से, ठीक है चलो फटाफट से, वो बंदा वहां से लेके गए और सर्व कर रहे हैं। जैसे बारात आया उससे पहले लोग बागा इनको सर्व स्टार्टर के रूप में वो कबाब, हरा भरा कबाब, वो जो बोलते हैं पनीर टिक्का और वो पनीर का वो जो आता है, वो जो भी चीजें हैं वो स्टार्टर के रूप में सर्व करना चालू कर देंगे। तो सेम वे अगर मैं बात करूं किस बेस पे, बिजनेस के लिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक कब कम कर पाएगा, जैसे मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट मिला कि आपको 10,000 यूनिट सेल करने हैं। कितने यूनिट सेल करने हैं, 10,000 यूनिट्स। किसको मिला टारगेट, सेल्स डिपार्टमेंट को। अभी सेल्स डिपार्टमेंट कब सेल कर पाएगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना पाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कब बनाएगा, जब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करके इनको दे देगा। परचेज डिपार्टमेंट कब परचेज कर पाएगा, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट को पैसा दे देगा। तो हर एक डिपार्टमेंट क्या करेगा बेटा, कोऑर्डिनेट करेगा, तभी तो गोल अचीव होगा। यही तो होता है, ये आपके घर में भी होता है, आपके शादी ब्याह में भी देखने को मिलेगा। जब तक एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, जब तक एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो काम में क्या हो जाएगी, गोची आ जाएगी। गोची का मतलब इतनी मेहनत करी और काम बिगड़ गया। काम बिगाड़ना है क्या, नहीं भैया हमें काम क्यों बिगाड़ना है, सब मेहनत करेंगे, समझ। बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव्स। तो ऑब्वियसली बात है जो एडमिनिस्ट्रेटिव
एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होता है कि सब मिलजुल के काम करेंगे तो आपके गोल्स अचीव करने के लिए सब आगे तरफ ही एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए जी, अगला कह रहा है हमसे अडॉप्शन टू चेंजेस या अडॉप्शन टू चेंजेस की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। अडॉप्शन टू चेंजेस से कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा है कि भैया कि मान लीजिए कहीं भी कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आगे की प्लास्टिक बैन हो गया, अब दूसरे के प्लास्टिक में चेंजेस आएंगे। अब इस तरह की प्लास्टिक यूज करनी है आपको पैकिंग के लिए। पुरानी वाली प्लास्टिक जो है सर्टन माइक्रोन्स होती है, प्लास्टिक है तो माइक्रोन्स होती है, ठीक है। वो माइक्रोन की जो प्लास्टिक होती है, कुछ माइक्रोन की प्लास्टिक हानिकारक होती है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती, तो उनको गवर्नमेंट बैन करती है मान लिया। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किसके अंदर है? सेल्स डिपार्टमेंट में। तो सेल्स डिपार्टमेंट से अपने आप में क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। तो बाकी किसी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में फर्क आया? नहीं आया। तो यहाँ पे अडॉप्शन ऑफ चेंजेस बड़ा इजीली हो जाता है। जिस डिपार्टमेंट में फर्क आएगा वो उसको अडेप्ट कर लेगा। Whenever the changes take place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically. As organizing function creates different departments and group related activity under each department, ये पढ़ चुके हम। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं क्या? डिफरेंट डिपार्टमेंट जो सिमिलर नेचर हो तो उनको ग्रुप कर देते हैं एक डिपार्टमेंट हेड के अंदर। These changes can be adopted only in that area which may be affected by these changes, and the changes can be easily communicated to whole organization through the डिपार्टमेंट। तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये चेंजेस आएंगे वो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली उसे अडॉप्ट कर लेगा। बाकी डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस आने की रिक्वायरमेंट है नहीं। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करता रहेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज करके ला देगा। अब सेल्स डिपार्टमेंट जो कर रहा है या फिनिश गुड डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? उसे पैकिंग करेगा। तो ऑब्वियसली उसकी पैकिंग में क्या कर देगा? पैकिंग जो सेक्शन है वो थोड़ा चेंज कर लेगा कि भैया अब हमें ये वाली पॉलिथीन नहीं, हमें ये वाली पॉलिथीन या माइक्रोन वाली पॉलिथीन, या पैकिंग करेगा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही चेंजेस आएंगे वो अडॉप्ट कर लेंगे, बाकी सब धीरे अपना ऑटोमेटिकली काम चलाते रहेंगे। जैसे जीएसटी में फर्क आया, जीएसटी आने में फर्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्क आया क्या? नहीं है। यहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में फर्क आया कि अकाउंटिंग में चेंजेस हो गई है, बाकी सब तो एज इट इज चलता रहेगा। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए जी। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इसलिए तो है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट फर्क आएगा, जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, बाकी सब काम अपना एज इट इज चलता जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। With optimal utilization of resources and proper division of work and departmentalization and departmentation, company can easily meet the challenges and can expand activities in a planned manner. इसको इस तरह से मान लीजिए, सिंपल तरीके से मान लीजिए आप जो है कॉस्मेटिक का काम कर रहे थे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है आपका, इसका आपने प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग सब अलग कर रखा है। अब मान लीजिए आपको एक और डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, एक और प्रोडक्ट क्रिएट करना, फुटवेयर, तो इसमें कोई फर्क आया क्या? नहीं आया। ये इधर चलता रहा, इधर फुटवेयर डिपार्टमेंट आपने और ओपन कर दिया, ये अपना अलग से काम चलता रहेगा। यहाँ पे कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। इस तरह से मान लीजिए मेडिसिन ओपन करना है तो मेडिसिन भी आपने ओपन कर लिया, क्या किसी और डिपार्टमेंट में फर्क आएगा? नहीं आएगा। इधर खुद के डिपार्टमेंट क्रिएट कर लो, बात खत्म। तो ये इसका काम करता रहेगा। क्लियर? मान लीजिए आप एचआर डिपार्टमेंट, या मान लीजिए आप सिर्फ एक ही काम कर रहे थे मेडिसिन का, आपने यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट बना रखा था, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट बना दो। एचआर डिपार्टमेंट और किसी फर्क आया क्या? नहीं आया। एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने में या ग्रो करने में ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर एक और डिपार्टमेंट आपको एड ऑन करना है तो कर दीजिए, उससे बाकी डिपार्टमेंट कोई फर्क नहीं आएगा, उसके वर्किंग प्रोसेस में फर्क नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, सडनली ब्रेक नहीं लगेंगे। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई एक्सपेंशन ग्रोथ चलता रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, तो यहां से बताया था डेलीगेशन क्या होता है। जैसे बड़ा सिंपल सी बात है, एक ही बंदा सारा काम कर ले पॉसिबल नहीं है, तो क्या करता है, और वो सारा काम एक ही बंदा करता रहेगा तो छोटे मोटे डिसीजंस भी क्या करेगा, वो बड़े डिसीजंस तो ले ही नहीं पाएगा। जैसे सिंपल समझ लीजिए आपके प्रिंसिपल साहब स्कूल के प्रिंसिपल मैम है सर, अब उनको हर एक चीज डिसीजन लेना पड़े, ठीक है। आपको पानी पीना तो आप क्या बोलते हो, मैम से जो क्लास में होती है, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, मैम कैन आई गो टू वॉशरूम, ठीक है, आप पूछ के उनसे निकल जाते हो। अगर ये सारी पावर किनके पास है, प्रिंसिपल के पास है, तो आपको प्रिंसिपल सर के पास जाना पड़ेगा। तो पता लगा पूरे दिन जो है प्रिंसिपल सर की जो ऑफिस है उसके बाहर लाइन लगी हुई बच्चों की, सर हम पानी पीने जा रहे हैं, सर हम वॉशरूम जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, सर हम वॉशरूम पानी पानी वॉशरूम पानी वॉशरूम पानी वॉशरूम पानी वॉशरूम। सर बोलेंगे भैया एक काम करो, पूरे दिन यही करते रहता हूँ, बाकी काम तो होंगे नहीं होंगे ना।
तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी हुआ, दैट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो एक ही आदमी जब सारे काम करने लगेगा तो वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट एरिया में फोकस नहीं कर पाएगा। जो रूटीन जॉब होते हैं उसको क्या करता है, अपनी इमीडिएट सबऑर्डिनेट, अपने जो नीचे उनको देता है, भैया तुम ये काम संभालना बाकी, तो वो जब वो सारे काम संभालेगा छोटे मोटे, तो फिर आप मेन काम पे ध्यान दे पाओगे। सो दैट्स व्हाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। By delegating the routine, the managers can, और routine work बोल सकते हैं आप इसे यहाँ पे, the manager can concentrate to develop new methods and ways to perform job. It gives time to innovate new technology and areas for growth of the company. Delegation not only reduce the workload of the managers, but it also help them to use and realize their full potential for more creative work. तो obviously उनका काम तो इस लोड कम होगा ही होगा, काम का लोड, पर साथ ही साथ जो फ्री टाइम मिल गया वो ज़्यादा अच्छी तरह इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज़ को सोचने में यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये होता है ना, जब आप दिन भर एक ही चीज़ में लगते हो, क्या बोलते हैं यार फुर्सत तो नहीं मिलती, ये फालतू के कामों में लगा रहता हूँ मैं, तो क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई टाइम नहीं मिलता, खुद को आप रियलाइज कर सको, अपनी पोटेंशियल को जान सको मैं क्या क्या और कर सकता हूँ, पर क्योंकि आप छोटे छोटे कामों में जुड़े हुए हो, रोज उस काम को करते रहते हो, तो वहीं आपको क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। क्लियर है? तो दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हमको क्या लेके आता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो यहाँ पे डेवलपमेंट दोनों का होता है बेटा, यहाँ पे जो मैनेजर है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि उसको फ्री टाइम मिला तो वो ज्यादा फोकस कर पाएगा। साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि पहले वो रूटीन जॉब कर रहा था, अब उसको थोड़ी सी अथॉरिटी मिली है, वो कहीं ना कहीं शो कर सकता है कि भैया देखिए मैं भी कहीं ना कहीं मैनेजर पोस्ट के लिए काबिल हूँ, मैं भी क्या ये चीजें हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है? वो तो ही बात कंप्लीट। तो अब बात करेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मतलब के बारे में समझेंगे भैया। जैसे बताया था ना, जिस तरह का भाई जब भी कोई मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जैसे बताया था डिविजनल और फंक्शनल। तो अब इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले पर। Organizational structure can be defined as a network of job position, responsibilities and author at different levels. तो आपका फ्रेमवर्क क्या होगा, चाहे वो डिविजनल होगा या फिर वो फंक्शनल होगा, कैसा आपका बिजनेस स्ट्रक्चर होगा, कैसा आपका फ्रेमवर्क होगा जिसके अंदर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट या ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा। It can be called a framework within which the managerial and operational tasks are performed. It specifies the relation between the people, work and रिसोर्सेज। तो कौन सुपीरियर, कौन सबऑर्डिनेट, किसको क्या काम करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, ये सब चीजें तो आपको क्रिएट होता है। टॉप लेवल, मिडिल, लोअर लेवल, फंक्शनल, डिविजनल, डिपार्टमेंटल वाइज, आपको फंक्शन वाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है या प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, ये क्या होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली सिंपल सा है, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशंस है, ठीक है, अलग अलग जॉब पोजीशन है, मैनेजर, मैनेजर से नीचे, उसके नीचे वगैरह वगैरह। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्वियसली जो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर होगी, सुपीरियर के ऊपर, सुपीरियर के ऊपर ट्रांसफर होगा, सबऑर्डिनेट, डेलीगेशन अथॉरिटी के नाम पर। क्लियर? और डिफरेंट लेवल पे ऑथर होंगे, जो मैनेजर्स, ऑनर्स, बॉस होते हैं वो इधर होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं, फिर आता है टॉपिक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसके। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है अपने आप में? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहता है भैया कि आपका मैनेजमेंट की हायरार्की जो है वो कितनी नैरो होगी, वाइड होगी, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टोल होगा या फ्लैट होगा, वो डिपेंड करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मींस एक जो मैनेजर है या जो लीडर है या जो बंदा जो बॉस है, जो भी मैनेजर मानते हैं अपन बेसिकली समझने के लिए, वो कितने बंदों को अपने नीचे हैंडल कर सकता है। ठीक है, वो कितने बंदों को अपने नीचे प्रॉपरली अच्छे वे में, ठीक है, एफिशिएंट वे में हैंडल कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। So that means span of management, how many employees or subordinate can be effectively managed by one manager or how many subordinates are under one superior। किसी भाषा में कह लो, दोनों का मतलब एक ही है कि एक मैनेजर अपने अंदर, अपने नीचे कितने लोगों को बड़े आराम से इफेक्टिवली यूज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसे कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कहीं की होती है भैया मैं 4 दिन ज्यादा हैंडल नहीं होते यार, 4 दिन 4 ही दिन ना,
क्या होता है भाई 10 दे दे मैं 10 को हैंडल कर लूँगा, टेंशन मत ले। तो वो मैनेजर की स्किल्स होती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा उतना आपका स्ट्रक्चर फ्लैट होगा, और जितना कम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब अगर मान ली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम, मतलब इन सेंस जब कह रहा हूं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम, इसका मतलब है कि एक बंदा जो है मैनेजर वो कम लोगों को ही क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो टॉल होगा। क्लियर? So it says span of management gives shape to organization structure, जैसे बताया मैंने आपको। narrow span of management result in tall structure, मतलब एक बंदा जो है ऊपर वो सिर्फ 3 को या 2 को ही संभाल पा रहा है, और एक जो है बहुत सारे बंदों को संभाल रहा है। वहीं वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब आपको क्या होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, फ्लैट स्ट्रक्चर। और ये कौन सा क्रिएट करेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 जनों को संभाल पा रहा है, टॉल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? आगे बसन में चलिए जी। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मैनेजर। अगर मान लीजिए मैनेजर की इंटेलिजेंस लेवल अच्छी है, शानदार है, शार्प माइंडेड है ना, बात करने में शानदार है, लोगों को बिलीव करा सकता है, अच्छा लीडर है, तो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा बेटा, फ्लैट होगा। वहीं पे अगर उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है या उसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो कम लोगों को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर क्या होगा, टॉल स्ट्रक्चर। द ट्रस्ट ऑफ मैनेजर इन देयर एम्प्लॉइज मोर और लेस, अगर ज्यादा होगा तो फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, कम होगा तो टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। द एम्प्लॉइज इंटेलिजेंस लेवल, अब चलिए ये भी मान लेते हैं भाई मैनेजर की देख ली तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज की भी देखनी पड़ेगी जो उसके नीचे काम कर रहे हैं। अरे मेरे को सारे बोधू तो दे रखे हैं, ठीक है, सारे मतलब ऐसे हैं गवार से, क्या ही समझाऊं उनको, माता खराब तो समझाते अरे 10 दे दोगे, ऐसे पागल लोगों दिन भर के जो समझाता रहूंगा। तो इस केस अगर आपके एम्प्लॉय का इंटेलिजेंस लेवल ही कम है तो फिर भैया या ट्रेंड या प्रोफेशनल नहीं है, तो अगर ट्रेंड प्रोफेशनल है तो ऑब्वियसली आपका फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, अगर नहीं है तो फिर आपका टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, सीधी सी बात है। नेचर ऑफ जॉब, अगर रूटीन नेचर का जॉब है तो फ्लैट स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रूटीन जॉब है, आपको पता है ये काम कर लेंगे। पर अगर चैलेंजिंग जॉब, बार बार चेंजेस आते हैं, फ्रीक्वेंटली जाते हो, तो आपको अपने सबऑर्डिनेट पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तो उस केस में फिर आपको, या स्पेशलाइज्ड है तो फिर आपको टॉल स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना पड़ेगा। After deciding the span and scalar change is developed of all the superior and subordinate, because the span of control clearly specifies who has to report to whom. तो जितना ज्यादा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उतना फ्लैट स्ट्रक्चर, जितना कम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैं जितना कम बोल रहा हूँ, देखो दो तरह समझते हैं इसको, जितना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, मतलब बहुत सारे लोगों का टॉल स्ट्रक्चर, तो मतलब जितना ज्यादा एक आदमी जितने ज्यादा को कवर कर लेगा फ्लैट होगा, एक आदमी जितने कम कवर करेगा टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और इसी के बाद आपका स्केलर चेंज क्रिएट होगा, इसके बाद ही आपकी हायरार्की डिसाइड होती है। इज इट क्लियर? बैठ के गणित दिमाग के अंदर। चलिए जी, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।